समाजशास्त्र, जो ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने जो है ग्रामीण समाजशास्त्र को लेकर के मैं 3 भाग या 4 भागों में वीडियो बनाऊंगा। पहला भाग आप लोगों ने देखा होगा। दूसरे भाग के अंदर हम आज बात करेंगे कृषक, किसान, परिवार, जाति, जजमानी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कृषक और किसान के बारे में। आप लोगों ने जो 2 शब्द सुने होंगे, कृषक और किसान। अगर हिंदी के रूप में, हिंदी भाषा में देखें तो कृषक और किसान का अर्थ लगभग एक जैसा ही है, और हम भी भ्रम में पड़ जाते हैं, दोनों को हम एक मानते हैं। अंग्रेजी में कृषक को बोलते हैं पीजेंट और किसान को बोलते हैं फार्मर। इन दोनों में बेसिकली जो है अंतर है, और वो अंतर क्या है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। और इससे पहले मैं ये बताऊँ कि पूरी दुनिया में जो है ग्रामीण समाजशास्त्र को लेकर काफ़ी सारे शोध हुए। उनमें से जो पर्टिकुलर कृषक और किसानों की अगर हम बात करें तो इसमें रॉबर्ट रेडफील्ड है, थियोडर सेनिन है, इन लोगों ने, या भारत की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का, कल मैंने भी नाम बताया था आप लोगों को, तो उन्होंने, अब रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है मैक्सिको में जो है चानक्रोम नाम का एक गाँव था, वहाँ का अध्ययन किया था। उन्होंने किताब लिख दी, जो है रॉबर्ट रेडफील्ड ने पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ये किताब लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कृषक कौन है और किसान में अंतर क्या होता है। तो कृषक के बारे में अगर हम बात करें तो जो है बिल्कुल, अगर आप लोग गाँव से जुड़े हो तो आप लोगों को मैं छोटा सा जानकारी दूँ तो कृषक वह व्यक्ति है जो सीधा भूमि से जुड़ा हुआ, हालांकि भूमि से तो किसान भी जुड़ा हुआ, मगर इसमें अंतर क्या है, कृषक जो है केवल उतना ही उत्पादन करता है जितना अपनी आवश्यकता होती है, यानी उसका जीवन यापन जितना ही जो अगर उत्पादन करता है वो कृषक है। उसकी आर्थिक स्थिति तुलनात्मक रूप से काफ़ी निम्न होती है, वो कृषक है। और वो भूमि से जुड़ा हुआ है, यानी जमीन से, खेती से काम करता, खेती का काम करता, मगर जरूरी नहीं कि उसके वो खेत का मालिक हो। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ बटाई पे भी देते हैं, अलग अलग उसके शब्द, जैसे यूपी में उसको बटाईदार बोलते हैं, यहाँ हम राजस्थान के अंदर देसी भाषा में उसको सिजारी देना बोलते हैं। तो ये जो भाषाएं जो है शब्द होता है, मगर उसमें क्या होता है कि ज़मीन किसी और की रहती है, वो उस ज़मीन को फसल के लिए तो उपजाता है, उसमें फसल का कुछ भाग जो ज़मीन का मालिक है उसको देता है, तो उन लोगों को हम यहाँ कृषक बोलते हैं। तो अंतर आप लोग को समझ में आ गया। और किसान तुलनात्मक रूप से उससे अधिक जो है समृद्ध स्थिति में पाया जाता है। ये कैसे थे, कृषक के पास जमीन की उत्पादन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। अब मैं आप लोगों को अगर भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने जो है कृषकों के बारे में बहुत सारा अध्ययन किए। आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु के अंदर जो है एक तंजौर जिला होता है, उसके अंदर श्रीपुरम एक गाँव है, वहाँ का अध्ययन किया था उन्होंने। और उसमें उन्होंने कृषकों के बारे में 3 चीज़ें बताई कि क्या क्या उसकी जो कृषकों की विशेषता क्या है। तो यहाँ बस मैं छोटी बेसिक जानकारी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कृषक या किसान में क्या अंतर है। और पूरे भारत के अगर हम देखें तो आप लोग खुद भी अगर जुड़े हुए, एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा विषय ऐसा है कि केवल किताबों से जुड़े नहीं रहे, हम अगर अपने आसपास के माहौल देखेंगे तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि वाकई में सत्य क्या है। तो जैसे किसानों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक भारत में तक खेती पाई जाती है, उसमें भी किसानों के भी अलग अलग भाग है। कहीं के किसान बहुत ज़्यादा समृद्ध है, कहीं के किसान जो है 2 टाइम का खाना भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके अंदर क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको ज़्यादा गहराई में नहीं दूँगा, मैं केवल जो है ये अंतर बताना चाह रहा था, तो ये अंतर आप लोगों को बता दिया। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि कृषक भूमि से जुड़ा होता है, जरूरी नहीं वो जो है उसका मालिक हो, वो उसमें बटाईदार या हिस्सेदार भी हो सकता है। और जो किसान और किसी के पास अगर कोई ज़मीन है, वो खुद खेती नहीं करता है, तब भी आप लोगों ने देखा होगा जैसे कई लोग, नेता लोग या जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो फार्म हाउस बना लेते हैं, वो भी खुद को किसान मानते हैं, तो मगर वो कृषक के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ एक चीज़ को आपको अंतर समझ में आ गया होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम बात करें तो कृषक की जो स्थिति होती है वो एक तरह से श्रमिक या जो मजदूर होता है ना, उस मजदूर के जैसी ही उसकी हालत होती है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति जो है इसके बराबर मानी जा सकती है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है कृषकों की स्थिति तुलनात्मक रूप से निम्न होती है, किसान जो है तुलनात्मक रूप से उच्च स्थिति में होता है। कई जगह अलग अलग, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा किसान तुलनात्मक रूप से बहुत समृद्ध है। राजस्थान की बात करें तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ के किसान
जो है काफ़ी गरीब है, या और भी स्टेट की बात करें जिनके पास ज़मीन छोटी है, कम है, वो गरीब है, तो ये बेसिक अंतर यहाँ आ गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, कृषक और किसान में अंतर। अब हम बात करेंगे परंपरागत परिवार की, यानी कि भारतीय ग्रामीण समाज के अंदर जो परंपरागत परिवार है उसकी क्या संरचना है या क्या बनावट है। आप में से अधिकतर जो है ग्रामीण परिवारों से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में जो है बेसिक जानकारियाँ बिल्कुल पता होगी। मगर एक और चीज़, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इन चीज़ों में पिछले 10-20 सालों का तो बहुत तेज़ी से बदलाव आया। उसमें उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण ग्लोबलाइजेशन तो है ही सही, इसके अलावा और भी छोटे मोटे और कारण हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़ आती है परिवार क्या है। तो परिवार जो है, अगर हम परिभाषा के रूप में बात करें, पूरी दुनिया में जो है परिवार समाज की एक आधारशिला है, और उसी के आधार पर जो है हमारा समाज, संस्कृति, सारी चीज़ें लगातार निरंतर रूप में बनी रहती है। मैकाइवर पेज ने जो इसकी परिभाषा दी है परिवार की, वो बहुत साधारण सी परिभाषा है और सिंपल सी है। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जिसमें बच्चों का लालन पालन, जनन की व्यवस्था होती है। यानी कि जो है दो विपरीत लिंग, यानी एक महिला पुरुष जो है सामाजिक मान्यताओं के द्वारा उन्हें जो है बच्चे पैदा करने की अनुमति होती है, वो परिवार वो समूह परिवार कहलाता है। अब एक्चुअल में जो विदेशी जो राइटर है उन्होंने परिभाषा इसी तरह रूप में दी है। उसमें परिवार के अंदर उन्होंने माता पिता या संयुक्त परिवार की अवधारणा वहाँ कम पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। मगर भारतीयों की बात करें, भारत और चीन के अंदर ही आमतौर पर संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। वैसे यहाँ मैं एक और चीज आपको जानकारी दूंगा, संयुक्त परिवार पाए जाते थे कहे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आज की तारीख में जो ट्रेडिशनल जो परिवार थे, संयुक्त परिवार होते थे, वो अब कहीं नहीं पाए जाते। गाँव में भी परिवार धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार वो खत्म हो रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि क्योंकि पुराने जो परिवार होते थे वो कृषि के ऊपर आधारित थे, यानी खेती के ऊपर। और खेती में क्या होता था कि सभी लोगों की या बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता होती थी। अब क्या हुआ कि जो भूमंडलीकरण, उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, उसके बाद क्या हुआ कि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास इतने साधन हो गए, उपकरण आ गए कि हम दूसरे लोगों की मदद की आवश्यकता तुलनात्मक से कम पड़ी। इसके अलावा खेती का भी इतना महत्व नहीं रहा, दूसरे काम धंधे बढ़ गए, तो लोग बाग गाँव छोड़कर शहरों में जाने लगे। इसलिए परिवार धीरे धीरे संयुक्त परिवार से नाभिकीय परिवार या एकल परिवारों में जो है बढ़ने लगे। अब वर्तमान में स्थितियाँ ये है कि गाँव के अंदर भी अगर हम देखें बहुत बड़ा मकान है, घर है, मगर संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें जो है एक ही जगह पर वो सारे रहते हैं। उनका खान पान या जो सारा कंट्रोलिंग पावर वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होती है, मगर ऐसा अब नहीं रहा। मैं अभी आपको थोड़ा बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा ज़्यादा, ताकि लंबा वीडियो नहीं हो। तो परंपरागत ग्रामीण परिवारों की संरचना की या विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आता है उसके अंदर कि वो है पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। पहली चीज़ है वो क्या है, पितृसत्तात्मक। पितृसत्ता, ये सही लिखता हूँ मैं, पितृसत्तात्मक जो है इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो है ज़्यादातर पूरे जो समाज है वो सब पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान समाज है। तो पहली, और ये बहुत साधारण सी विशेषता है, आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर भी अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है उनकी भले काम ज़्यादा करती हो, मगर जो अधिकारों की बात करें तो वो ग्रामीण परिवारों में या जो है तुलनात्मक रूप से शहरों की भी अगर हम बात करें तो तुलनात्मक रूप से स्थितियाँ महिलाओं की पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है। और परिवार का मुखिया भी जो है किसी पुरुष को जो सबसे बड़ा होता है उसको माना जाता है। तो बहुत साधारण सी बात है, भारत के अंदर जो ग्रामीण परिवार है बेसिकली पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो वहाँ निवास तथा संपत्ति की संयुक्तता होती है, यानी कि गांवों के अंदर जो है ये जो विशेषता मैं बता रहा हूँ ट्रेडिशनल परिवारों की है, यानी परंपरा। और आज के संदर्भ में अगर देखें तो इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव धीरे धीरे आता जा रहा है। और वो कारण क्या है वो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया और उसी के आगे और भी जिक्र करूँगा। मगर दूसरी अगर बात करें तो आपने अभी भी देखा होगा गाँव के अंदर बड़े बड़े मकान हैं, उन्हीं मकानों के अंदर हो सकता है जैसे 2 कमरे किसी पर्टिकुलर एक भाई के दूसरे भाई के दूसरा है, मगर फिर भी जो है उनका निवास एक जगह है। और संपत्ति की बात करें तो भी अगर बड़ा खेत है तो उसमें आमतौर पर क्या होता है कि जब उत्पादन है तो सब मिलकर कर रहे हैं, इसलिए
जो है एक पर्टिकुलर जो मुखिया है उसके पास सारा पावर होता। तो संपत्ति और ये और सारे काम जो शादी ब्याह से रिलेटेड होते हैं, जो भी कोई परिवार से संबंधित कोई कार्यक्रम होता है, संपत्ति का बंटवारा, जो भी चीज़ें हैं, तो वो एक व्यक्ति के अधीन हम कह सकते हैं। तो ये दूसरी विशेषता होगी। और तीसरा इसी से जुड़ी विशेषता है कि जो परिवार का जो मुखिया होता है उसको जो है पूरी तरह से एक सत्ता मिलती है। वो परंपरागत परिवारों की बात करें तो वहाँ जो परिवारों में तानाशाह के रूप में या उसकी सत्ता बहुत अधिक होती है, उसकी सत्ता को सभी को सदस्य को मानना जो है आवश्यक होता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। और इसी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण जितनी भी जो राजनीतिक संरचना है वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। वो मैं आपको थोड़ा सा अगली जो विशेषता है उसके अंदर मैं समझाऊंगा। इससे के बाद अगली विशेषता है परिवार जो एक सहयोगपूर्ण इकाई जो है होती है। सहयोगपूर्ण इकाई आमतौर पूरी दुनिया जब से परिवार प्रारंभ हुए, जब से मनुष्य धरती पाया, परिवार बनने लगा, तब से जो है सहयोग की एक सबसे बड़ी आधारशिला परिवार है। मगर परंपरागत परिवारों को ग्रामीण समाज की बात करें तो वहाँ ये ज़्यादा महत्व रखता है। कारण यह जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय की अगर हम बात करें तो खेतों के अंदर जो है, आप भी अगर किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, गांव में रहने वाले या नहीं भी है, तो आप जानते होंगे कि खेती बाड़ी का काम ऐसा है, उसके अंदर एक आदमी अकेला सारा काम नहीं कर सकता। खास तौर से उस जमाने में जब हमारे पास न ट्रैक्टर थे न कोई साधन थे, जब हाथ से सारा काम करना पड़ता था, तब ये सारी चीज़ें बहुत श्रम मांगती थी, यानी मेहनत मांगती थी और हमें व्यक्तियों की आवश्यकता रहती थी। आज भी आपने देखा होगा फसल कटाने के अंदर गांव में क्या होता है कि अब तो परिवार छोटे हो गए, इसलिए क्या होता है कि एक परिवार दूसरे परिवार की मदद कर रहा, दूसरा वापस उसके वहाँ आ रहा। तो पहले क्या एक ही परिवार के अंदर मान लो 40-50 लोग होते थे, तो सारे मिलकर के वो काम करते थे, वो सहयोगपूर्ण इकाई थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सारे जो परिवार है, ग्रामीण परिवार, वो कृषि के ऊपर आधारित होते थे। और जैसा कि मैंने कल पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि कृषि के साथ ही एक चीज़ जुड़ी हुई संस्कृति, यानी एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ। बाकी किसी भी व्यवसाय के आगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे काम धंधे बिजनेस हो, उनके किसी के भी आगे कल्चर शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। मैंने जैसे कि आपको बताया खेती से क्या होता है कि पूरी जो है उनकी संस्कृति का, ग्रामीण परिवार संरचना सारा उनसे जुड़ा हुआ रहता है। आप देखिए कि हमारे होली या दीपावली जो भी बड़े त्यौहार हैं, वो सारे त्यौहार फसल कटने के बाद आते हैं, यानी किसान के पास पैसा आएगा तो वो फसल त्यौहार मनाने के लिए उसके लिए उपलब्धता रहेगी। तो ये जो सारी चीज़ें जो सारा, और इसके अलावा हमारे जो देवी देवता हैं वो सारे कृषि से किसी न किसी से रूप से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने, आपने देखा होगा आमतौर पर हर खेत के अंदर जो है चाहे पैतृक देवता हो या किन्हीं का छोटा मोटा स्थान भी बने हुए रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो सारी जो परिवार है वो कृषि के ऊपर आधारित रहता है और सारी जो संस्कृति का निर्माण भी कृषि के ऊपर आधारित रहता है। इसकी अगर हम बात करें अगली विशेषता की, तो ग्रामीण परिवारों के अंदर जो कठोर अनुशासन पाया जाता था, भी कह सकते हैं, अब भी हालांकि कई जगह जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कठोर अनुशासन पाया जाता अभी भी। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि गांवों के अंदर खाप पंचायतें, ग्राम जाति पंचायतें हैं, उसमें भी परिवार के मुखिया और इनका जो जितना बड़ा परिवार होता है उसका उतना ही ज़्यादा जो वर्चस्व रहता है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विशेषता परंपराओं की वहाँ पर प्रधानता पाई जाती है, यानी परंपराओं को वो ज़्यादा बहुत अधिक महत्व देते हैं। परंपराओं को तोड़ना उन्हें बर्दाश्त नहीं रहता। आप लोग अगर अखबार भी पढ़ते तो आप लोगों ने देखा होगा कि नई जो कल्चर है उसको देख करके पुराने परिवार ये लोग जो है समय समय पर जो है अलग अलग जो है फरमान निकालते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा गलत है, और पहनावा को लेकर के और विशेष रूप से तो इन चीज़ों को, तो ये परंपराओं की वहाँ प्रधानता रहती है। इसके अलावा वहाँ जो ग्रामीण परिवार है उनके अंदर स्थानीय धार्मिक विश्वास और पूर्वज पूजा का बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारतीय समाज जो है ज़्यादातर अगर ग्रामीण परिवार की बात करें तो हिंदू धर्म आधारित है, और हमारे यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जो धार्मिक आस्थाएँ हैं, विश्वास है, वो हम पूरी ग्रामीण परिवारों के अंदर ज़्यादा हो, और स्थानीय जो है उनके विश्वास अलग अलग तरीके से रहते हैं और पूर्वज की पूजा उनकी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है अपने जितने भी जो पूर्वज होते हैं उनकी श्राद्धों के अंदर तो पूजा होती है। इसके अलावा गाँव के अंदर जो भूमिया जी या क्षेत्रीय देवता होते हैं उनके भी चबूतरे ये बनाए जाते हैं और उनकी अलग अलग अवसरों पर पूजा और उपासना की जाती है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक नियंत्रण का जो आधार है वो भी परिवार है।
ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा जो राजनीतिक संरचना जो है गाँवों की जो है, और गाँव के अंदर जो राजनीतिक संगठन का प्रतिनिधि है वो परिवार होता है। जैसे आप अगर गाँव से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को जानकारी होगी कि गाँव में जब चुनाव होते हैं तो उस परिवार का ज़्यादा महत्व होता है जिसके अंदर सदस्य संख्या अधिक होती है। तो उसका कारण ये है कि मान लीजिए जो है संख्या बल ज़्यादा होगा तो वोट का पावर भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या जो भी चीज़ें होती तो उसके अंदर उनकी अगर एकजुटता रहती तो उनका वर्चस्व बना रहता है। तो जो है राजनीतिक संगठन का भी जो है उसमें वर्चस्व परिवार के अंदर इसमें रहता है, इस प्रतिनिधि के रूप में। दूसरी अगर हम बात करें और सबसे और आखिरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ ग्रामीण भारतीय परिवार में सामाजिक संरचना में परिवारवाद का बहुत अधिक महत्व है। यानी एक होता है व्यक्तिवाद, यानी कि परिवार के अंदर जो है परिवारवाद क्या होता है कि आपके परिवार के अंदर अगर 10 सदस्य 10 बेटे हैं तो सभी बेटों को समान माना जाएगा। भले ही एक में अधिक योग्यता किसी में कम योग्यता तब भी उनको बराबर पर लाने की कोशिश की जाती है। जबकि व्यक्तिवाद के अंदर क्या होता है कि आपकी अगर व्यक्तिगत योग्यता है तो आपको आगे बढ़ने का अवसर अधिक मिलेगा, मगर ग्रामीण परंपरागत परिवारों में ऐसा नहीं पाया जाता। तो ये बहुत आसान साधारण सी बात है। अब इनमें समय के साथ बहुत तेजी से बदलाव आया है। पहला बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव अगर हम बात करें तो वो ये है कि जो है आधुनिकीकरण का और नई टेक्नोलॉजी के कारण से जो है उनके अंदर परिवार के अंदर मुखिया के अधिकार थोड़े कम हुए हैं। दूसरा, शिक्षा के कारण से महिलाओं को भी थोड़ा बहुत अधिकार मिलने लगा है। तीसरी अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है खेती की ही जो वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो उससे क्या हुआ कि खेती के कारण से वो परिवार एकजुट रहता था, मगर अब खेती नहीं रही या जो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं रही, तो बाकी लोग जो अतिरिक्त है वो शहरों में जाकर के कमाने खाने लगे तो वो वहीं शिफ्ट हो गए। तो यानी परिवार धीरे धीरे संयुक्त परिवार से एकल परिवार या नाटकीय परिवारों के रूप में बनने लगा। तो ये जो है वर्तमान परिवर्तन के रूप में हम बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जाति तथा जजमानी व्यवस्था के बारे में। जाति को लेकर के जो है मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, आगे एक और वीडियो में बनाऊंगा इसमें विशेष रूप से, मगर यहाँ मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है और हमारी जो जितनी भी जो सामाजिक संरचना है उस पर जाति सिस्टम का बहुत गहरा प्रभाव, चाहे वो धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, हर एक के अंदर जाति जो है एक अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। अब हम जैसे कि मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि गांव के अंदर जो है कभी दो अनजान व्यक्ति मिलते तो आपस में जो है पहले एक दूसरे की जाति पूछते, उसके बाद ये तय करते हैं कि उनके बीच में संपर्क रहे नहीं रहे। ये पुरानी बात है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो जाति जो है राजनीतिक संगठन के रूप में या दबाव समूह के रूप में ज़्यादा उभर करके सामने आ रही है। और आप लोगों ने देखा होगा सारे राजनीतिक दल भले ही कहने को जो है जाति के विरोधी हो, मगर मोटे तौर पर जब चुनाव आते हैं तो चाहे वो वार्ड पंच का चुनाव हो चाहे सांसद का चुनाव हो, हर एक चुनाव के अंदर जो है जाति धर्म दे करके वो टिकट देते हैं। ये वास्तविकता है। मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं जाति सिस्टम की। तो जाति क्या है? जाति बेसिकली जो है एक बंद वर्ग कह सकते हैं, जिसमें हमारा जब परिवार में जिस परिवार में हमारा जन्म होता है तो उस जन्म के साथ ही हमें स्वतः ही उस परिवार की जो भी जाति है उसकी सदस्यता हमें स्वतः मिल जाती है और वो सदस्यता हम आजीवन रखनी पड़ती है, वो हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं होती है। दूसरी बात कि जाति को लेकर के अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर जो है मोटे तौर पर जाति को जो है 3 इसकी विशेषताएं पाई जाती है। पहला, जन्म के आधार पर सदस्यता, दूसरी जो है विवाह संबंध, तीसरा खान पान संबंधी निषेध। तो और इसके अलावा भी और विशेषता थी, मगर मोटे तौर पर आज की तारीख में अगर हम देखें तो पहली विशेषता तो क्या रही ही सही, वो अभी भी जो है मौजूद है। दूसरी, अगर विवाह की बात करें तो आज भी जो है आमतौर पर ग्रामीण परिवारों की बात करें या बाकी जगह भी बात करें तो 70-80% जो विवाह हमारे अभी भी जाति के अंदर ही हो रहे हैं। कुछ हालांकि हमारा संविधान या कानून हमें इसकी छूट देता है, मगर हम यहाँ पर समाज की बात करें। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि कानून और समाज इन दोनों में अंतर होता है। और क्योंकि हम यहाँ समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, हम सही गलत क्या है वो चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम समाज के अंदर क्या चीज़ है वो चीज़ पढ़ रहे हैं। हम जाति के बारे में हम यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे कि ये सही है या गलत है, हम जो चीज़ है तथ्यात्मक चीज़ उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ एक मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि कई दफ़े ऐसा भी होता है कि कानून जो है समाज के नियमों के खिलाफ होता है या समाज के नियम जरूरी नहीं कि कानून
माने। तो ये बहुत अंतर होता है। एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा आपको कि कानून 1930-29 के आसपास बना था, बाल विवाह नहीं किया जाएगा, मगर अगर आप लोग जानते हैं जैसा कि अभी भी पिछले कुछ सालों तक या अभी भी राजस्थान की बात करें तो बहुत सारे जो कुछ ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अभी भी बाल विवाह बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको समाज मान्यता देता है जबकि कानून मान्यता नहीं देता। तो इन दोनों में अंतर होता है। यहाँ हम फिलहाल ये बात करेंगे, यहाँ हम परिप्रेक्ष्य हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है हमारा, हम यहाँ कानूनी दृष्टिकोण से हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो जाति का जैसा कि मैंने बताया, अब खान पान संबंधी खान पान संबंधी जो निषेध है वो गांवों के अंदर अभी भी कई जगह पाए जाते हैं, मगर जो आपसी संपर्क व्यवहार है उसका जो निषेध अब धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि आधुनिकीकरण ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है चीज़ें काफ़ी बदल गई। एक जमाना ऐसा होता था जब व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर उसकी जाति बता दी जाती थी, यानी कि हम बता सकते थे कि ये उस जाति का व्यक्ति होगा, मगर अब ऐसा कोई पाबंदी नहीं। कानून में हर व्यक्ति को हर तरह की वेशभूषा पहनने का अधिकार है, और वैसे भी अब ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस जो है पश्चिमी वेशभूषा हम पहनने लगे तो अंतर का आधार धीरे धीरे खत्म हो गया। मगर एक जमाना था, अगर आपके घर में दादा दादी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके बचपन के अंदर और वर्तमान की अगर हम बात करें तो काफ़ी बदलाव आ गया। हमारे यहाँ समाजशास्त्र के अंदर जो प्रयोगशालाओं की अगर हम बात करें तो हमारा पूरा समाज हमारे लिए प्रयोगशाला है। हम अगर अपनी आंखें खुली रख करके देखें तो वो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, बहुत आसान है। हम लोग किताबों के भरोसे ही नहीं रहे, सारी चीज़ें अगर हम अपनी आंखों से देखेंगे सोचेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी वैसे भी हो जाएगी। इसके अलावा जो आपके घर के अंदर जो बुजुर्ग है वो एक तरह से जिंदा किताबों की तरह है। किताबों में हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। तो समाज के बारे में भी जो ज्ञान अगर आपको चाहिए तो वो रीति रिवाज परंपराएं पहले कैसी होती थी, अब क्यों बदली, कैसे क्या बदली, तो एक समय के साथ तो ये सारी जानकारियाँ हमें अपने बुजुर्गों से भी मिल सकती है। तो फिलहाल जैसा कि मैंने अभी जाति के बारे में बताया, अब जाति से जुड़ा हुआ है जजमानी व्यवस्था। ऑस्कर लेविस एक समाजशास्त्री हुए जिन्होंने भारत के अंदर जजमानी सिस्टम के विस्तार से अध्ययन किया था। अब जजमानी व्यवस्था जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, वर्तमान के अंदर जो है ये जजमानी व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई, मगर फिर भी अगर अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, आप चाहे गांव में रहते हैं तो ज़्यादा पाई जाती है। शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी देखा होगा आप लोगों ने कि होली दीपावली के ऊपर आपके जो है ढोल बजाने वाला आता है, नई आपके वहाँ बाहर त्यौहार पर आते हैं, ये सारी चीज़ें, और शादी ब्याह होते हैं तो उसके अंदर हम परंपरागत रूप से कुछ जातियों के लोगों की हमें आवश्यकता रहती है। तो वो जो है हम किसे बुलाते हैं, वो एक सिस्टम होता है जजमानी व्यवस्था। अब मैं आपको यहाँ परिभाषा के रूप में तो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊँ तो यूँ है कि किसान गाँव की अगर हम बात करें तो एक जमाना ऐसा था जब रुपये पैसे या मुद्रा का प्रचलन नहीं था या प्रचलन कम था, तो सारी जो अर्थव्यवस्था आपस में विनिमय व्यवस्था थी, यानी कि मैंने कोई चीज़ दी, मान लीजिए जैसे ये मेरे पास ये चौक है, मैंने चौक किसी को दी, चौक के बदले में ये डस्टर ले लिया या डस्ट के बदले में चौक दे दिया। तो गाँव के अंदर क्या था, आमतौर पर ज़्यादातर आबादी तो थी खेती के ऊपर निर्भर, मगर कुछ जातियाँ ऐसी भी है जो खेती के ऊपर निर्भर नहीं थी, जैसे खाती हुए जो है, ढोली हुए, नाई हुए, या इस तरह के और भी ब्राह्मण हुए। तो ये जो जातियाँ हैं इन लोगों को जो है खेती के ऊपर निर्भर नहीं थे, तो और सारे व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे की मदद की आवश्यकता रहती है। वैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में किसान को जो है बैलगाड़ी बनानी है, तो बैलगाड़ी के लिए जो है लकड़ी चाहिए बनाने के लिए, एक खाती कारपेंटर की आवश्यकता रहती है, तो गांव वाला वो बनाएगा। पहिया जो लोहे का पहिया बना तो लुहार बनाएगा, शादी ब्याह हुई तो उसमें ब्राह्मण आएगा, ढोल बजाना तो ढोली आएगा। तो ये सारी, मगर उस जमाने में क्या होता था कि ये आपस में जो सेवाएं जो देते थे उसमें मुद्रा का विनिमय नहीं होता था, सेवाओं का विनिमय होता। अब कैसे होता था, उसमें एक छोटा सा सिस्टम मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो जातियां हैं इसमें एक और चीज़ कि इसमें जो जजमान एक तो होता है जिसको सेवा दी जाती है उसको कहते हैं जजमान, और जो जजमान सेवा देने वाला तो उसको जो है हमारे यहाँ बोलते थे कमीन। ये शब्द हालांकि अब इतना प्रचलन में नहीं, जिसको हम आजकल हम गाली के रूप में लेते हैं, मगर ये पहले उसमें प्रयोग होता था। मगर यहाँ एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको कि जो सेवा देने वाली जातियाँ हैं उनमें ब्राह्मणों के लिए कमीन शब्द का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि उनको जातिगत व्यवस्था के अंदर ऊपर माना जाता था, इसलिए वो पूजनीय होते थे, मगर बाकी जातियों को हम इस रूप में देखते थे। तो अब जैसे जो है, अब मान लीजिए आपको गांव के अंदर किसान ने जो है एक नाई से सेवाएं ली, बाल कटवाने के साल भर में
खाती से, लुहार से, अलग अलग जातियों इन लोगों से मदद ली। अब बदले में क्या होगा कि जब फसल कटती है तो फसल में से वो कुछ हिस्सा उनको देते हैं, या शादी ब्याह के त्योहारों के ऊपर भी जो है उनको वो चीज़ें दी जाती थी। और आज भी गाँव के अंदर कुछ जगह ये चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ कहलाती है जजमानी व्यवस्था, यानी जातियों का जो आर्थिक आधार जो जुड़ा हुआ है वो सारा सिस्टम जजमानी सिस्टम कहलाता है। तो मैं आपको फिलहाल मैंने इसमें बेसिक जो फंडामेंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कि जजमानी व्यवस्था, और इसकी एक और विशेषता ये थी कि ये परंपरागत या पैतृक रूप से आता था, यानी मान लीजिए कोई ए व्यक्ति किसी बी व्यक्ति को सेवाएं देता है, तो इसका जो बेटा होगा, मान लीजिए सी होता है, इसका बेटा डी होता है, तो परिवार में आगे जो है इसके बी के खत्म होने के बाद डी को भी या तो ए और इसके बेटे की सेवाएं देनी पड़ती थी अनिवार्य रूप से। और ऐसा अंग्रेजी ज़माने में कई दफ़े ऐसे कोर्ट कचहरी के अंदर मुकदमे भी हुए कि जब उन्होंने जजमान बदल दिए या जजमानों ने अपने सेवा करने वाले जो इन जातियों को हटा दिया था। तो इस तरह के ये उदाहरण भी हमारे पास देखने को मिलते थे। तो मगर अब धीरे धीरे ये चीज़ें नहीं रही है, अब क्योंकि मुद्रा का प्रचलन ज़्यादा हो गया, इसके अलावा बहुत सारी जो विशेषीकरण भी आ गए, बहुत सारे काम ऐसे भी आ गए, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। तो इसका एक बहुत आधार हुआ। अब अगर हम बात करें कि जजमानी सिस्टम जो है धीरे धीरे खत्म क्यों हुआ, तो इसका एक बहुत बड़ा जो कारण ये कहें, एक तो गाँवों में जनसंख्या में वृद्धि होती गई, दूसरा नगरीकरण, औद्योगिकरण होने के कारण से क्या हुआ कि लोग बाग शहरों में जाने लगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मुद्रा का प्रभाव बढ़ गया। तो इसमें क्या हुआ कि अब आपको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि भाई जो है पर्टिकुलर वही आदमी हमें सेवा देगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं, तो जब फसल पकेगी तो हम उसको दे देंगे, अब उसकी जरूरत नहीं रही। तो क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे करके आप किसी की भी सेवाएं ले सकते हैं। बंदिश गाँव जब बड़ी जनसंख्या होती तो उस तरह की बंदिशें भी नहीं रहती। प्रौद्योगिकी विकास के साथ क्या हुआ कि जो काम दूसरी जातियों के द्वारा किए जाते थे वो कई अलग, अब पहले जातिगत प्रतिबंध था। जैसे आप उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें बाल काटने का, अगर हम बात करें तो बाल काटने के लिए पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो केवल नाई जाति जो होती थी पहले वही बाल काटते थे। मगर अब प्रौद्योगिकी विकास ऐसा हुआ या मुद्रा के प्रभाव के कारण से आप लोगों ने देखा होगा शहरों के अंदर बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर ये पाए जाते हैं। अब उसमें जो अधिकांश बहुत सारे ब्यूटी पार्लर, जरूरी नहीं है कि सारे जो है पर्टिकुलर किसी कास्ट विशेष की हो, कोई भी जाति वाला कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है। आज आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा जावेद हबीब और शहनाज खान के, इन लोगों के, तो ये लोग जो है आज अरबों रुपए कमा रहे हैं। और ये जो है पर्टिकुलर उस सिस्टम से नहीं है, जजमानी सिस्टम से नहीं है, इन्होंने अपनी मेहनत बलबूते के प्राप्त किया। इसी तरह अगर हम बात करें जूतों की, कपड़ों इनके व्यवसाय की, तो जूतों का व्यवसाय जो आजकल बड़े बड़े शोरूम हैं उनके, तो वो जो है दूसरी जातियों वाले लोग भी उनको खोल करके बैठे हैं। तो इसमें वो चीज़ें अब धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसलिए जजमानी व्यवस्था एक तरह से आज लुप्त प्राय हो गई, मगर आपके सिलेबस के अंदर है, इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ें मैंने बताई आपको। भारतीय ग्रामीण और कुछ जगह अभी भी ये चीज़ें व्यवस्था पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आज कोशिश की है वीडियो को छोटा करने की और चीज़ों को बेसिक रूप से समझाने की, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरे नंबर भी बता रखे हैं मेरे 9414317258। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। दूसरा मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को आप शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा और उसके बाद उसमें ग्रामीण समाज का जो बचा हुआ भाग है वो सारा मैं आपको उसमें बता दूंगा। धन्यवाद।